Hello students, welcome to join us again. I am Rachna Chauhan and I am your science expert. Today we will discuss a new chapter of science from physics section of class 10th and chapter name is light reflection and refraction. लाइट चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम मिरर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, फिर हम डिस्कस करेंगे लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन, फिर इमेजेस, फिर हम देखेंगे कि मिरर और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, यानी रे डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। फिर हम समझेंगे कि मिरर के जो रे डायग्राम है कैसे बनाए जाते हैं। फिर हम यूजेस ऑफ मिरर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है और लास्ट टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। और इस चैप्टर का लेंसेज वाला जो पोर्शन है उसको पार्ट बी में अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी आपको आइडिया होगा कि आप ये फिजिक्स का चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं और फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में आता है लाइट। देयर आर सो मैनी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एक्सेट्रा। आपको पता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें आप हीट की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्टडी करते हैं, ऐसे ही ऑप्टिक्स जो है इसके अंदर आप स्टडी करते हैं लाइट की। यानी कि ये जो चैप्टर आप स्टडी करेंगे वो फिजिक्स की ऑप्टिक्स ब्रांच के अंदर आता है। अब 10th क्लास में ब्रांचेस के नेम तो नहीं गिवन है आपको, बट हायर क्लासेस में ये चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। सो आपको ये पता होना चाहिए, जिससे कि आप जब आगे की क्लास में डिटेल में ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। लाइट के बहुत सारे फिनोमिनन्स होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन एक्सेट्रा। ये जितने भी फिनोमिनन्स हैं ऑप्टिक्स की अलग अलग ब्रांचेस में पढ़े जाते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्टिक्स है जिसमें हम फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़ेंगे इसके भी कई सारी ब्रांचेस हैं। Here we will discuss only two branches of optics which name is ray optics and wave optics. ray optics में आप पढ़ेंगे reflection and refraction, जो आप इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे, और जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें आता है पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स के अंदर लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, जैसे इमेज में भी आपको दिख रहा होगा। बट कुछ ऐसे भी फिनोमिनन होते हैं जिसमें लाइट को पार्टिकल की फॉर्म में एज्यूम करना होता है, और इसके अंदर टर्म्स आती हैं फोटोन, क्वांटा, और इसमें कुछ इफेक्ट्स भी आप स्टडी करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें वेव नेचर या रे नेचर जो है वो लाइट का काम नहीं करता। बट ये जो भी ब्रांचेस हैं ऑप्टिक्स की, ये आप हायर क्लासेस में जाके स्टडी करेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है इसमें लाइट आप ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स के अंदर ही जो उसकी ब्रांच है रे ऑप्टिक, उसमें आप ये चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें स्ट्रेट लाइन में लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है, और इसमें जो मेन टर्म्स हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट अगली स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। सो वो फर्स्ट टॉपिक इज लाइट। सो व्हाट इज लाइट एग्जैक्टली? अगर कोई डेफिनेशन की बात करता है कि लाइट एग्जैक्टली क्या होती है, सो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन का वो पार्ट लाइट कहलाता है जो ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है, यानी जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऐसा रेडिएशन या ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही लाइट कहलाता है। इट मीन्स विजिबल रेडिएशन के लिए हम लाइट टर्म का यूज़ करते हैं। अब आपको पता है कि स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं जिसको आप विबग्योर की फॉर्म में पढ़ते हैं, और वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। और इस विबग्योर में जो कलर्स आते हैं वो होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
सो ये जितने भी कलर्स हैं ये हमारी आईज क्या कर सकती हैं, डिटेक्ट कर सकती हैं, और इसको ही, इस स्पेक्ट्रम की फॉर्म को ही हम लाइट कहते हैं। सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं कि लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी, यानी कि लाइट एनर्जी की ही एक फॉर्म है जिसके द्वारा हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वन बाय वन हम उन प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, यानी कि लाइट को हम एक वेव की फॉर्म में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में शो कर सकते हैं जिसमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। सेकेंड पॉइंट इज लाइट टेंड टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। थर्ड पॉइंट इज इट हैज़ डुअल नेचर, यानी लाइट का जो नेचर है वो टू टाइप्स का होता है। लाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं या तो पार्टिकल की फॉर्म में या फिर वेव्स की फॉर्म में, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि लाइट जो है पार्टिकल की फॉर्म में जब आती है तो हम फोटोन और क्वांटा की फॉर्म में उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट कास्ट शेडोज, लाइट जो है वो शेडो को फॉर्म करती है। आपने देखा होगा कि आपकी भी एक शेडो बनती है, ये हमेशा अपोजिट होती है लाइट सोर्स के। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये पॉइंट आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए क्योंकि ये जो स्पीड है ये न्यूमेरिकल्स में काफ़ी टाइम आपको खुद से यूज़ करनी होगी। सो इस स्पीड को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस, सो दो केसेस होते हैं जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन जो है ये किसी भी पॉलिश्ड सरफेस या फिर शाइनी सरफेस पर होता है। लाइट रे जब किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है उस सरफेस से टकराने के बाद। ऐसे ही जो रिफ्रैक्शन होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में, यानी कोई भी मीडियम अगर ट्रांसपेरेंट है जिसमें लाइट रे आर पार जा सकती है तो लाइट क्या करती है, इसके अंदर से ट्रेवल करती है और बाहर निकल जाती है। इट मीन्स रिफ्रैक्शन के केस में लाइट क्या करती है, क्रॉस कर जाती है मीडियम को, और रिफ्लेक्शन के केस में लाइट हमेशा सरफेस से टकरा के वापस मुड़ जाती है। अब इन दोनों ही चीज़ों को यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, the process through which light rays falling on the surface on an object are bounced back is called reflection. It means reflection एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे अगर फॉल करती हैं तो वो बाउंस बैक हो जाती हैं, यानी कि अगर वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं तो वो वापस मुड़ जाती हैं। रिफ्लेक्शन के लिए जो भी ऑब्जेक्ट की सरफेस हो वो हमेशा शाइनी या फिर पॉलिश्ड होना चाहिए, क्योंकि शाइनी या फिर पॉलिश सरफेस पे ही रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है। सिल्वर मैटर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सिल्वर मैटर जो होता है वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। इसी वजह से जो प्लेन मिरर, जैसे कि हमारे घरों में जो मिरर होते हैं उसके पीछे आपने देखा होगा एक थिन लेयर होती है सिल्वर मेटल की एक साइड में, यानी कि प्लेन ग्लास के पीछे की साइड में। और ये जो सिल्वर कोटिंग होती है ये प्रोटेक्ट की जाती है रेड पेंट से। उसके पीछे आपने देखा होगा रेड कलर का एक पेंट होता है, तो रेड पेंट से पहले एक सिल्वर कोटिंग की जाती है जिससे कि रिफ्लेक्शन जो है मिरर की सरफेस पे वो आसानी से हो सके। अब कोई भी सरफेस जो कि पॉलिश सरफेस है उसके ऊपर अगर कोई लाइट रे फॉल होती है तो ये जो स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, यानी कि ये जो लाइट रे किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है वो लाइट रे कहलाती है रे ऑफ लाइट। अब जो रिफ्लेक्शन होता है इसका एक लॉ होता है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसके लिए एक फिगर आपको दिख रही होगी। यहाँ पे हमने एक पॉलिश्ड सरफेस ली है और इस पॉलिश सरफेस पे एक स्ट्रेट लाइन में रे फॉल हो रही है जिसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इस रे की जो डायरेक्शन है वो प्लेन की साइड है, यानी कि इस पॉइंट पे ये फॉल हो रही है।
अब इंसिडेंट रे जब इस प्लेन से टकराएगी, टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जाएगी, यानी कि टकरा के वापस लौट जाएगी। सो हम इसकी डायरेक्शन बाहर की साइड दिखाएंगे। और ये जो रे है जो बाउंस बैक हो गई, इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल हुई और मिरर की सरफेस पे जाके मिली, इस पॉइंट से एक लाइन आप देख रहे हैं जो कि परपेंडिकुलरली ड्रॉ की गई है। इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। इट मीन्स अ लाइन कैन बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर के सरफेस से जो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब ये जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, इनके बीच बनने वाले एंगल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आपको यहाँ दो एंगल शो हो रहे हैं, एक है एंगल ऑफ इंसिडेंट और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो नॉर्मल लाइन है विच इज़ परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ये डिवाइड करती है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को दो इक्वल पार्ट्स में। यानी इनके बीच जो एंगल बन रहे हैं आई और आर, ये आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अब ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको हम पॉइंट वाइज भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो नॉर्मल है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिवाइड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इन टू इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब आई और आर जो हमने अभी पढ़े हैं कि इक्वल होते हैं, वही इस फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Second point is the incident ray, reflected ray and normal at the point of incident all lie on the same plane। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है उसने प्लेन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट पे स्ट्राइक किया और इस फिक्स पॉइंट से ही रिफ्लेक्टेड रे वापस चली गई। और जो नॉर्मल है वो भी एक फिक्स पॉइंट पर है, यानी कि ये तीनों चीज़ें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। तो इस लॉ का सेकंड पॉइंट हमें यही बताता है कि तीनों चीज़ें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर और एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट टर्म इज इमेज। It is a point where the light rays coming from an object actually meet or appear to meet after reflection or refraction। Suppose हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रेज निकल रही हैं और ये जो लाइट रेज हैं किसी पॉइंट पे जाके अगर एक्चुअल में मिलती हैं या फिर अपेयर टू मीट, या फिर ऐसा लगता है कि वो मिलने वाली हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के बाद, तो वहाँ पे उस पॉइंट पे जो भी चीज़ फॉर्म होगी उसको ही हम बोलेंगे इमेज। अब जो इमेजेस होती हैं ये टू टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज़ रियल इमेज एंड सेकंड इज़ वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वन बाय वन हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो रियल इमेज का फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है इट फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। सो जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि जो लाइट रेज है या तो एक्चुअल में मिलती हैं या फिर अपेयर टू मीट, या फिर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि लाइट रेज मिलने वाली हैं। सो जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तो इस तरह की जो इमेज फॉर्म होती है किसी पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। सेकेंड पॉइंट इज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी कि रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आप मूवी हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो स्क्रीन पे जो आपको इमेजेस दिखाई देती हैं एक्चुअल में वो रियल इमेज ही होती हैं। यहाँ पर पीछे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है वहाँ से लाइट रेज निकलती हैं और लाइट रेज जब स्क्रीन पे फॉल होती हैं तो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के बाद एक इमेज हमें दिखाई देती है जिसको हम रियल इमेज बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्चुअल इमेज क्या होती है। इट फॉर्म व्हेन लाइट रेज अपेयर टू मीट। सो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि अगर लाइट रेज अपेयर टू मीट यानी कि हमें ऐसा प्रतीत हो कि लाइट रेज मिलने वाली हैं, तो इस तरह से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है।
सेकेंड पॉइंट है कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। हम कभी भी वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं देख सकते। जैसे मूवी हॉल में तो हमें दिखती है क्योंकि वहाँ पर रियल इमेज होती है, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, यानी कि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। घर में जब आप मिरर देखते हैं तो आपको अपनी ही इमेज उस मिरर में दिखाई देती है, जो एक्चुअल इमेज नहीं है, वो वर्चुअल इमेज है। हमें ऐसा लगता है कि सामने कोई खड़ा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सो इस तरह की इमेजेस कैसी होती हैं? वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट टर्म इज प्लेन मिरर। अ मिरर विद फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस, यानी कि ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसी हो? एकदम फ्लैट हो, उसको ही हम प्लेन मिरर कहते हैं। जैसे कि आपके घर में जो यूज़ होता है जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, उस मिरर को हम प्लेन मिरर कह सकते हैं। अब जो प्लेन मिरर होता है उससे इमेज किस तरह से फॉर्म होती है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जो ये इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर लिया है और एक हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग विच गिविंग आउट लाइट रेज, यानी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिससे लाइट रेज निकलती हो। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रेज आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनको हमने बोला है इंसिडेंट रे। जो फर्स्ट वाली इंसिडेंट रे है, ये मिरर से टकरा रही है और ये एकदम स्ट्रेट जा रही है, और मिरर से टकराने के बाद ये उसी डायरेक्शन में आपको वापस लौटती हुई भी दिखाई दे रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह की होगी। अब देखिए जो सेकंड वाली इंसिडेंट रे है वो थोड़ा ऑब्लिकली जा रही है, यानी कि थोड़ी तिरछी जा रही है, और मिरर का जो मिड पॉइंट है यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अब हमने लास्ट स्लाइड्स में एक लॉ पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, सपोज अगर हम बीच वाली रे को नॉर्मल मान लें तो जो इंसिडेंट रे है अगर वो आई एंगल बनाती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती है, तो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती हुई भी नजर आएगी, यानी कि आर एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इट मीन्स इंसिडेंट रे जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो अगर हम इस सेकंड वाली रिफ्लेक्टेड रे को भी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो वो कुछ इस तरह से जाती हुई दिखाई देगी। अब आप देख रहे हैं जो पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे थी और जो सेकंड वाली रिफ्लेक्टेड रे है, आगे बढ़ाने पे वो कहीं भी मीट करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो लेफ्ट साइड में तो कोई इमेज फॉर्म हो ही नहीं सकती। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि मिरर के बैक साइड में हम इन रेस को थोड़ा सा आगे की साइड बढ़ाएंगे, जैसे कि हमने ये डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। सो ये दोनों डॉटेड लाइन जिस पॉइंट में मिलेंगी उस पॉइंट पे ही इमेज फॉर्म होगी। अब ये जो इमेज बनी है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल, यानी जो भी इमेज बन रही है वो आभासी है, क्योंकि हमने देखिए डॉटेड लाइन से इसको पीछे की साइड बढ़ाया है। तो हमेशा जो डॉटेड लाइन से इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है, यानी आभासी होती है। सेकेंड पॉइंट इज द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि हमें लेफ्ट वाली चीज राइट साइड में दिखती है और राइट साइड वाली चीज लेफ्ट साइड में दिखती है। थर्ड पॉइंट इज इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, यानी इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इमेज कैसी बन रही है, एकदम सीधी बन रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो ही साइज क्या है? इमेज का साइज। आपको दिख रहा होगा इमेज में कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज एकदम इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। सपोज हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो मिरर से डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर, और जो ये इमेज है इसका डिस्टेंस भी क्या होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। यानी कि दोनों की डिस्टेंस कैसी होगी? सेम ही होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और इमेज की मिरर से डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लैटरल इन्वर्जन। लास्ट स्लाइड में हमने एक चीज डिस्कस की थी, लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। apparent reversal of the mirror images left and right when compared with the object। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी हम इमेज देख रहे हैं मिरर में, तो अगर वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो हमें
इमेज जो दिखेगी मिरर में वो राइट साइड में दिखेगी, या फिर अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड में है तो उसकी इमेज हमें कहाँ दिखाई देती है, लेफ्ट साइड में दिखाई देती है। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक पर्सन है जो अपनी ही इमेज को मिरर में देख रहा है, तो पर्सन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज हमें कहाँ दिखाई दे रही है, इस मिरर में दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो राइट हैंड है वो मिरर में लेफ्ट हैंड शो हो रहा है, यानी कि राइट की चीज़ लेफ्ट में शो हो रही है, और अगर अपना ये लेफ्ट हैंड देखेगा तो मिरर में इसको वो राइट में शो होगा। अब हम देखते हैं कि लैटरल इन्वर्जन जो है उसका यूज कहाँ किया जाता है। आपने एम्बुलेंस देखी होंगी, एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है वो हमेशा उल्टा लिखा होता है, और अगर आप इसको मिरर में देखते हो तो आपको ये सीधा दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है कि एम्बुलेंस में लैटरल इन्वर्जन का यूज किया जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे सपोज कोई आगे गाड़ी जा रही है और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो आगे जाने वाले जो व्हीकल है उसके मिरर में एम्बुलेंस की जो स्पेलिंग है उसको ठीक से दिख जाएगी, तो वो इजीली क्या होगा, साइड हो जाएगा और एम्बुलेंस को रास्ता दे देगा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? शेप ऑफ पीस कट आउट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। सपोज हमारे पास एक स्फेयर है जो कि ग्लास का बना हुआ है, जैसे कि आपको ये इमेज में दिख रहा होगा। अगर इस स्फेयर में से हम कुछ पीस कट कर लें, जो कि आपको ब्लू पोर्शन का दिख रहा होगा एम से लेके एन तक, तो ये जो पोर्शन हमने कट किया इसको ही हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर बना, इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं पोल, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये जो हमने स्फेरिकल मिरर कट किया है इसका जो सेंटर पार्ट है, जो आपको ये बीच में दिख रहा है जिसको हमने पी से डिनोट किया है, इसको ही हम बोलते हैं पोल। नेक्स्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिख रहा होगा इमेज में, सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, द सेंटर सी ऑफ स्फेयर इन विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, यानी कि स्फेयर के सेंटर को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियस। रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और ये होती है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, यानी जो हमारा पोल है, पी फॉर पोल और सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस। इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोकस क्या होता है, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी है और जो पोल है, इन दोनों के बीच में फोकस लाई करता है। और एग्जैक्टली फोकस क्या होता है, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं जो कि मिरर के ऊपर पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पे आके मिल जाती हैं, तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी रेज आके मिल जाती हैं उसको ही हम कैपिटल एफ यानी फोकस कहते हैं। इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि जो पोल है जिसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो एफ है यानी कि फोकस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट पॉइंट है अपर्चर। अपर्चर जैसे कि आपको स्फेयर में दिख रहा होगा, ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है जहाँ से हमने स्फेरिकल मिरर को कट किया था, और जो एंड पॉइंट है यानी कि एन पॉइंट, सो एम और एन के बीच की जो डिस्टेंस है इसको ही हम अपर्चर कहते हैं, जिसको हम इफेक्टिव डायमीटर भी बोल सकते हैं। सो द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। अब एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अब ये जो आर होता है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो स्मॉल एफ होता है यानी कि फोकल लेंथ, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, आर इज इक्वल टू 2f। अगर न्यूमेरिकल्स में आपको फोकल लेंथ गिवन है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करके, और अगर हमें आर की वैल्यू गिवन है तो हम फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं रेडियस को 2 से डिवाइड करके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। अ मिरर विद अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, यानी कि ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, थोड़ी मुड़ी हुई हो, कर्व्ड हो, उसको ही हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है जहाँ पे लाइट रेज फॉल होती हैं। अब स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। इनको वन बाय वन पॉइंट वाइज समझते हैं।
फर्स्ट पॉइंट है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है कॉनकेव मिरर की वो कर्व्ड होती है इनवर्ट, यानी कि अंदर की साइड। आप देख सकते हैं इस इमेज में ये कॉनकेव मिरर है जिसमें ब्लू कलर का जो पोर्शन है ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर की साइड इसको पॉलिश किया गया है। अब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जितनी भी लाइट रेज फॉल होंगी वो अंदर की साइड से रिफ्लेक्ट होंगी, और जितनी भी लाइट रेज हैं वो जब इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होंगी तो एक पॉइंट पे जाके कलेक्ट हो जाएंगी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं कैपिटल एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। अब क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पे जाके कलेक्ट हो रही हैं तो इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी लाइट रेज हैं वो सारी कन्वर्ज हो रही हैं एक पॉइंट पे। कॉनकेव मिरर को हम एक स्पून की हेल्प से भी समझ सकते हैं। अगर हम स्पून की आउटर साइड पर अपनी इमेज को देखें तो वो कॉनकेव मिरर की तरह ही वर्क करेगा। अब स्फेरिकल मिरर का सेकंड टाइप है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को भी हम पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ये कर्व्ड होती है आउटवर्ड, यानी बाहर की साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अब जितनी भी लाइट रेज यहाँ पर फॉल होंगी रिफ्लेक्शन के बाद वो कुछ इस तरह से बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाएंगी, यानी कि फैल जाएंगी। तो इसी वजह से इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर को हम एक स्पून की हेल्प से भी समझ सकते हैं। अगर स्पून में इनर साइड से आप अपनी इमेज को देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। लास्ट स्लाइड में हमने स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट इज कॉनकेव एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। अब हम देखते हैं जो कॉनकेव मिरर होता है उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। ये रूल्स आपकी हेल्प करेंगे इमेजेस के फॉर्मेशन में, यानी आगे जब आप इमेज बनाना सीखेंगे तो यही रूल्स वहाँ पे भी फॉलो करने होंगे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी। आपको दिख रहा होगा ये वाली जो बीच वाली लाइन है जिसपे सी और एफ लिखा हुआ है ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे है जो कि आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये वाली जो पैरेलल रे है जब इस मिरर से यानी कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी इस पॉइंट पे, रिफ्लेक्शन के बाद ये हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही होती हुई जाएगी। तो ये रूल नंबर 1 है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 में जस्ट अपोजिट बात की गई है जो रूल नंबर 1 में हमें बताया गया है, यानी कि अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही है मिरर के ऊपर, सपोज इस पॉइंट पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमेशा पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, जहाँ पे ये सी और एफ पॉइंट लिखे हुए हैं और जहाँ पे आपको मिरर का पोल भी दिख रहा होगा, तो ये लाइन तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो जो रिफ्लेक्टेड है अब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हुई आपको दिख रही होगी। यानी कि ये जो रूल है ये जस्ट अपोजिट है फर्स्ट रूल के। फर्स्ट रूल में हमसे ये बोल रहे थे कि कोई रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती हुई दिखाई देगी। और सेकंड रूल में हमें ये बताया गया है कि कोई भी रे अगर फोकस से इंसिडेंट करती है मिरर के ऊपर तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब हम देखते हैं कि थर्ड रूल क्या है। A ray incident through center of curvature is reflected back on the same path. अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है यानी इंसिडेंट कर रही है इस मिरर के ऊपर, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कर्वेचर वाली लाइन से ही वापस मुड़ जाएगी। यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का पाथ सेम होगा। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि एक लाइन सी से होती हुई जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद वापस सी से ही होती हुई जा रही है। अब हम रूल नंबर 4 देख लेते हैं। अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड पोल इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली बाय मेकिंग इक्वल एंगल्स। यानी कोई रे अगर इंसिडेंट कर रही है ऑब्लिकली,
ऑब्लिकली का मतलब होता है तिरछा, यानी ये रे आपको जैसे थोड़ी सी तिरछी या टेढ़ी सी जाती हुई दिखाई दे रही है, स्ट्रेट नहीं जा रही है। टू प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड पोल, और ये रे आपको दिख रही है कि ये पोल की साइड जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर। इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली बाय मेकिंग इक्वल एंगल, तो जब ये पोल से रिफ्लेक्ट होगी तो ये इक्वल एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट होगी। अब आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि एक रे ऑब्लिकली फॉल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पर। अब पोल से जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ इस तरह से नीचे की साइड यानी ऑब्लिकली ही वापस चली जाएगी, और जो भी एंगल बनेगा यहाँ पर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारा नॉर्मल हो गया। और आपने जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो वही रूल यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। लास्ट की स्लाइड्स में हमने 4 रूल्स पढ़े थे कि कॉनकेव मिरर पे किस तरह से इमेज फॉर्मेशन किया जा सकता है और कौन कौन से रूल्स होते हैं जो इमेज फॉर्मेशन करते टाइम ध्यान रखना ज़रूरी होते हैं। अब आगे की स्लाइड्स में हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे, और रे डायग्राम बनाने के लिए ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है, और इस टेबल की हेल्प से आप 1 बाय 1 रे डायग्राम को बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये टेबल को एक बार रीड कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। इस टेबल का सबसे पहला कॉलम जो है इसमें हमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिखाई गई है, यानी कि इससे हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट को हमें कौन कौन से प्लेस पे रखना है। सेकंड कॉलम में हमें दे रखा है कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, यानी जो भी ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा वो इमेज किस जगह एग्जैक्टली बनेगी। थर्ड कॉलम में हमें दे रखा है कि साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, यानी कि इमेज बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी या फिर सेम साइज की बनेगी। लास्ट कॉलम में हमें दे रखा है कि नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, यानी जो भी इमेज हमारी फॉर्म होगी वो किस तरह की होगी। सबसे पहले दे रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे हो तो उसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। साइज जो होगा इमेज का वो हाईली डायमिनिश्ड होगा और पॉइंट साइज होगा। हाईली डायमिनिश्ड का मतलब होता है ज़्यादा चमकीली बनेगी इमेज, और पॉइंट साइज बनेगी, पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी। ऐसे ही जो नेचर होगा इमेज का वो होगा रियल और इन्वर्टेड, यानी इमेज रियल लगेगी देखने में लेकिन उल्टी होगी यानी कि इन्वर्टेड होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें दे रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी के बियॉन्ड हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमेशा जो इमेज बनेगी वो एफ और सी के बीच में बनेगी, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी। और ये स्मॉल साइज की होगी और डायमिनिश्ड यानी चमकीली होगी। ऐसे ही इसका जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पॉइंट पे रखते हैं यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो जो इमेज बनेगी वो भी सी पॉइंट पे ही बनेगी और सेम साइज की होगी, यानी जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की इमेज हमारी फॉर्म होगी। और जो इमेज का नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो सी और एफ के बीच में हो, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हो, तो जो पोजीशन होगी इमेज की वो बियॉन्ड सी होगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले इमेज बनेगी। ऐसे ही जो इमेज बनेगी वो इनलार्ज्ड होगी यानी बहुत बड़ी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी, और हाईली इनलार्ज्ड होगी यानी बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी, और इमेज का जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। लास्ट पॉइंट है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम P और F के बीच में यानी कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं तो जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, यानी जो भी मिरर रखा होगा उसके पीछे साइड में इमेज कहीं बनेगी, और इमेज का जो साइज है वो इनलार्ज यानी बड़ा होगा। और इस केस में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी और वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, यानी कि जो इमेज बनेगी वो रियल नहीं होगी।
अब ये जो चार्ट हमने समझा है, इस चार्ट की हेल्प से वन बाय वन हम देखते हैं कि रे डायग्राम किस तरह से हम बना सकते हैं। सबसे पहले जो टेबल का फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तो किस तरह से रे डायग्राम बनाएंगे वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे रखा है, यानी कि आपको ये जितनी भी रेज आती हुई दिखाई दे रही है, इसका कोई सोर्स नहीं दिख रहा, कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये जितनी भी रेज हैं वो कुछ इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपको आती हुई दिखाई दे रही होंगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये जो रे आ रही हैं, ये जब इस मिरर पे टकराएंगी तो टकराने के बाद ये जितनी भी रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो करके एक पॉइंट पे कलेक्ट हो जाएंगी और इस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और यही चीज हमें टेबल में भी गिवन है कि अगर इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है तो जो इमेजेस बनती हैं वो प्रिंसिपल फोकस पे बनती हैं, और ये जो इमेज बनेगी देखिए बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही होगी आपको, पॉइंट साइज बनेगी और ये हाईली डायमेंस्ड होगी, यानी बहुत ज़्यादा चमकीली फिगर बनेगी। और ये जो इमेज होगी ये रियल लगेगी देखने में, और इन्वर्टेड यानी कि इमेज जो बनेगी वो उल्टी होगी। अब टेबल में हमने जो सेकंड पॉइंट रीड किया था, यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, यानी कि सी के पीछे रखते हैं। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये सी के पीछे रखा हुआ है। अब यहाँ से जो रे निकलेगी, सपोज एक रे जो निकली वो पैरेलल निकली है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब ये इस मिरर से टकराएगी तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी। और यही चीज़ हमने रूल नंबर 1 में पढ़ी थी कि कोई भी रे अगर पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से होती हुई जाती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली रे है जो पैरेलल जा रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसे ही एक रे और है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, और हमने रूल्स में पढ़ा था कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। अब हम देखेंगे ये जो दोनों रेज, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे, यानी कि ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इस पॉइंट पे ही इमेज बनेगी। और जैसे कि टेबल में लिखा हुआ है कि बिटवीन एफ एंड सी, यानी सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी। तो हम यहाँ पर जो इमेज है उसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो इमेज बनी सी और एफ के बीच में, ये कैसी होगी, डायमेंस्ड होगी, यानी चमकीली होगी, और रियल और इन्वर्टेड होगी। आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है रियल लग रही है देखने में, और इन्वर्टेड यानी कि ऑब्जेक्ट तो ऊपर की साइड बना है और जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, यानी कि नीचे की साइड बन रही है। अब हम देखते हैं कि टेबल में जो हमने थर्ड पॉइंट रीड किया था, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पॉइंट पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तब किस तरह से इमेज बनती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये टकराती है इस मिरर से, और मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है, और हमें पता है कि पैरेलल रे हमेशा रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाती है। तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे की जो डायरेक्शन है हम एरो की हेल्प से दिखा सकते हैं। अब इसी ऑब्जेक्ट ओ से एक रे और निकल रही है जो कि प्रिंसिपल फोकस की साइड जा रही है, और मिरर से टकराने के बाद ये रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसा कि हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था। अब देखिए जो दो रिफ्लेक्टेड रे हैं, यानी फर्स्ट रे जो कि प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही थी, और सेकंड वाली रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होके जा रही थी, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं, यानी एक दूसरे को कट कर रही हैं, और ये जो कॉमन पॉइंट है इसी पॉइंट पर इमेज भी बनेगी। तो टेबल में भी हमें यही बताया गया है कि जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, सी पॉइंट पे बनेगी। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि सी पॉइंट पे ही हमारी इमेज बन रही है, और ये सेम साइज की बनेगी। इमेज में आप देख सकते हैं कि जितना साइज का ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है उतने ही साइज की इमेज भी बन रही है, और ये जो इमेज बनेगी ये रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, यानी कि देखने में तो हमें बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसी ही इमेज लग रही है, लेकिन इन्वर्टेड यानी कि उल्टी डायरेक्शन में बनी हुई है।
अब टेबल का जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको भी हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ओ से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकल रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और मिरर से टकराने के बाद ये फोकस से होती हुई जाएगी, यानी कि यहाँ पर रूल नंबर 1 को फॉलो किया जा रहा है। अब इसी ऑब्जेक्ट ओ से एक रे आपको और निकलती हुई दिखाई देगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जा रही है, और हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे पास होती है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सी पॉइंट से ही होके जाएगी। अब जो फर्स्ट वाली रिफ्लेक्टेड रे थी जो प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही थी उसको हमने थोड़ा आगे बढ़ाया, और जो सेकंड वाली रिफ्लेक्टेड रे थी जो कि कर्वेचर से होके जा रही थी उसको भी हमने आगे बढ़ाया और देखा कि ये दोनों रे एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों रे एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसी जगह पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। और यही चीज हमें टेबल में भी बताई गई है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी और एफ के बीच में है तो हमेशा जो इमेज बनेगी वो सी के बियॉन्ड बनेगी। आप भी देख सकते हैं कि सी से पहले इमेज बन रही है, और इमेज कैसी बनेगी, इन लार्ज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ी इमेज बनेगी, और इमेज का जो नेचर होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ये भी आप नोटिस कर सकते हैं। अब टेबल का नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कैपिटल एफ यानी प्रिंसिपल फोकस पर हो तो जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है। अब देखते हैं किस तरह से बनती है। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो प्रिंसिपल फोकस यानी कैपिटल एफ पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को हम ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब ये जो पैरेलल रे है जब मिरर से टकराएगी तो टकराने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से होती हुई चली जाएगी, और इसी ऑब्जेक्ट से एक रे आपको और निकलती हुई दिखाई दे रही होगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है, और हमें पता है कि अगर कोई भी रे सी से होती हुई जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापस सेम डायरेक्शन में लौट जाती है। अब ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है यानी कि जो एफ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होके रे आ रही है, इन दोनों रेज को हम थोड़ा आगे की साइड बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे दोनों रेज मीट नहीं कर रही है, यानी ये सीधी निकल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई इमेज यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही है, और ये जो इमेज है वो हाईली इनलार्ज्ड होगी यानी बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, और नेचर जो होगा इस इमेज का वो रियल होगा और इन्वर्टेड भी होगा। अब हम टेबल का लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर P और F के बीच में रखा है। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, ऑब्जेक्ट जो है वो आप देख सकते हैं, अगर हम इसे O से रिप्रेजेंट करें तो ये रखा है F और P के बीच में, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और जो मिरर का पोल है इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकल रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है जब ये मिरर से टकराएगी तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसा कि रूल में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्ट होने के बाद रे हमेशा फोकस से होके जाती है। अब एक रे और है जो कि मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है और पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई दे रही है, और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब हम देख सकते हैं ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, यानी कि फर्स्ट रे जो कि फोकस से रिफ्लेक्ट होके वापस आई और सेकंड वाली रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आगे की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने पर इनकी जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनको आगे की साइड हम बढ़ाएं तो इनके बीच की डिस्टेंस लगातार इंक्रीज होती जा रही है, और इंक्रीज होने की वजह से हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में यानी इस साइड में कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हो सकती है। तो अब इस कंडीशन में इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को मिरर के पीछे की साइड हम इंक्रीज करेंगे और देखेंगे किसी एक पॉइंट पर ये दोनों रेज आपस में कट करती हैं, और जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज आपस में मिलती हैं उस पॉइंट पे ही हमारी इमेज बनेगी। यानी कि इस केस में कॉनकेव मिरर के पीछे की साइड हमें इमेज बनती हुई
दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं कि इमेज किस तरह की बनेगी। अब टेबल में जैसे कि हमें शो हो रहा है कि जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो बिहाइंड द मिरर है, और हमारी भी जो इमेज बनी है वो बैक साइड ऑफ द मिरर यानी मिरर के पीछे की साइड बनी है। और देखिए जो इमेज का साइज है वो हमें शो हो रहा है कि इनलार्ज बनेगा, और एक्चुअल में जो हमने इमेज बनाई है उसमें भी इमेज का जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से नेचर ऑफ द इमेज देख लेते हैं। ये होगा वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो इमेज बन रही है ये मिरर के बैक साइड बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बन रही है। तो जितने भी कॉनकेव मिरर से रिलेटेड रे डायग्राम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि कॉनकेव मिरर के कौन कौन से यूजेस होते हैं। सो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। जैसे कि आप कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, एक मिरर यूज करते हैं हमारे टीथ की लार्ज इमेज को देखने के लिए, जिससे उन्हें टीथ का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है और वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड यूज है कॉनकेव मिरर का, इट इज यूज फॉर शेविंग टू सी लार्जर इमेज। आपने देखा होगा शेविंग करते टाइम एक मिरर का यूज किया जाता है, वो मिरर कॉनकेव मिरर ही होता है, और इससे क्या होता है कि फेस का जो साइज है वो बड़ा दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस एंड सर्च लाइट। कॉनकेव मिरर का यूज टॉर्चेस और सर्च लाइट में भी किया जाता है, जिससे कि जो बीम ऑफ लाइट है यानी कि जो निकलने वाली रोशनी होती है टॉर्चेस या सर्च लाइट से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, यानी काफ़ी दूर तक हम उससे देख पाएँ। लास्ट यूज है कॉनकेव मिरर का, दे आर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स टू सेंड पैरेलल रेज टू इन्फिनिटी। अब आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स होते हैं उनके आगे जो हेडलाइट्स लगी होती हैं, हेडलाइट्स में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, जिससे कि उनसे निकलने वाली जो रेज हैं वो पैरेलल निकले और काफी दूर तक वो रेज पहुंच सके। कॉनकेव मिरर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम समझते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं, और इन रूल्स की हेल्प से हम किस तरह से इमेज फॉर्मेशन या फिर रे डायग्राम बना सकते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। सो इसको इमेज की हेल्प से समझते हैं। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि हमने एक कॉन्वेक्स मिरर लिया हुआ है, और इस कॉन्वेक्स मिरर की एक प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिख रही होगी। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे मिरर का पोल यानी पी आपको दिख रहा होगा, और जैसा कि हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस बैक साइड ऑफ द मिरर होता है, यानी कि मिरर के पीछे की तरफ, और मिरर के पीछे की साइड ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे दिखाई दे रहे होंगे। अब रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और इस कॉन्वेक्स मिरर से टकराती है तो टकराने के बाद ये डाइवर्ज हो जाती है। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइट रे जब फॉल हुई, फॉल होने के बाद ये डाइवर्ज हो गई कुछ इस तरह से, जैसे कि एरो से आपको शो किया हुआ दिख रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि डाइवर्ज होकर जो रे बाहर की साइड जा रही है, सपोज यहाँ पर एक पर्सन अपनी आंखों से इस रे को, इस रिफ्लेक्टेड रे को देख रहा है। अब उसे देखने पे ऐसा लगेगा कि ये जो रे है ये बैक साइड ऑफ द मिरर फोकस से होती हुई जा रही है। हमने इसको डॉटेड लाइन से आगे की साइड बढ़ाया हुआ है। तो रूल नंबर 1 हमें यही बताता है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही है बैक साइड ऑफ द मिरर में। तो हमें ऐसा लगता है कि ये रे बैक साइड ऑफ द मिरर प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही है। कॉन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम बनाने के लिए सेकेंड रूल हम देख लेते हैं। अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि अगर हमारे पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है
और अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर की ओर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से होती हुई जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चली जाती है। अब जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि एक रे है जो फोकस की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। अब क्योंकि ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसका जो फोकस है ये बैक साइड ऑफ दी मिरर होता है, तो जो भी रे इसके ऊपर फॉल हो रही है उसको हम आगे डॉटेड लाइन से फोकस से मिला देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रे है जो कि फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है। अब जब रिफ्लेक्शन होगा मिरर के साथ, तो ये जो इंसिडेंट रे थी रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब हम रूल नंबर 3 देख लेते हैं। A ray is directed toward the center of curvature reflect back on the same path। अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड आती हुई दिखाई दे रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ से वापस चली जाएगी। अब जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एक कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है और ये वाली जो लाइन है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस कॉन्वेक्स मिरर पे एक रे आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी जिसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाने पे पता चला कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई दे रही है। अब जब रिफ्लेक्ट होगी इस मिरर से तो रिफ्लेक्शन के बाद तो ये वापस उसी सेम लाइन से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ पे। सो ये हमारा 3rd रूल था कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई दे रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस उसी डायरेक्शन में यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस होती हुई चली जाएगी। अब हम रूल नंबर 4 देख लेते हैं। अ रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट विथ सेम एंगल। रूल नंबर 4 क्या कहते हैं, अगर कोई भी रे पोल से जाती हुई दिखाई दे रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल से ही वो वापस आ जाएगी। आपको इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पर भी एक कॉन्वेक्स मिरर लिया गया है और आपको इस कॉन्वेक्स मिरर का पोल दिख रहा होगा जिसको P से रिप्रेजेंट किया गया है। अब एक रे आपको पोल की साइड आती हुई दिखाई दे रही होगी, इस रे को हम बोल देते हैं इंसिडेंट रे। अब जब ये रे रिफ्लेक्ट होगी इस पोल से तो वापस उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब आप देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो इस नॉर्मल के साथ यानी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बना रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आर एंगल बना रही है। अब ये जो आई और आर एंगल हैं ये आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। और यही चीज़ हमसे रूल में भी कही गई है कि अगर कोई भी रे इंसिडेंट होती है पोल के ऊपर तो रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम एंगल से, यानी इस केस में भी एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के। लास्ट की 4 स्लाइड्स में हमने देखा था कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जिससे हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किए जाते हैं उन रूल्स की हेल्प से। सो आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखी है। अब इस टेबल के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको 1 बाय 1 हम समझते हैं और फिर हम इस टेबल की हेल्प से ही ड्रॉ करेंगे आगे की स्लाइड्स में रे डायग्राम्स को। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ये इन्फिनिटी पर हो तो जो इमेज फॉर्म होगी उसकी पोजीशन होगी फोकस पर, यानी कि प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F पर इमेज बनेगी। इसी तरीके से जो साइज होगा वो हाईली डायमिनिश्ड होगा और पॉइंट साइज होगा, यानी जो इमेज बनेगी वो आपकी बहुत चमकीली बनेगी और पॉइंट साइज यानी बहुत छोटी बनेगी। और अगर हम नेचर की बात करें तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। अब सेकंड पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो जो इमेज बनेगी वो हमेशा P और F के बीच में बनेगी, यानी प्रिंसिपल फोकस और जो पोल है इन दोनों के बीच में कहीं इमेज बनेगी। और बिहाइंड द मिरर होगी इमेज, क्योंकि ये मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो मिरर के बैक साइड होता है। ऐसे ही जो इमेज बनेगी वो डायमिनिश्ड होगी यानी चमकीली इमेज बनेगी और यहाँ पे भी जो नेचर होगा इमेज का वो वर्चुअल और इरेक्ट ही होगा। 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली रे डायग्राम इस टेबल की हेल्प से हम कैसे ड्रॉ करेंगे।
सबसे पहले फर्स्ट वाला डायग्राम हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर से हम रे डायग्राम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब टेबल का जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और इसकी हेल्प से हम इमेज कैसे फॉर्म होगी ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो इन्फिनिटी पर है। रे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जितनी भी रेज हैं वो इन्फिनिटी से आती हुई दिखाई दे रही हैं और ये रेज जब इस मिरर के ऊपर पड़ेंगी यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये डाइवर्ज हो जाएंगी यानी फैल जाएंगी, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सारी रेज फैल गई हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको हम डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। तो यहाँ से जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी यानी कि फैल जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड में तो कोई भी इमेज फॉर्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको बैक साइड ऑफ द मिरर मिलाएंगे डॉटेड लाइन से। जैसे कि आपको बैक साइड ऑफ द मिरर डॉटेड लाइंस दिख रही होंगी, ये जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनको पीछे की साइड मिलाया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये सारी रेज एक पॉइंट यानी कि कैपिटल एफ पे आके कलेक्ट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बन रही है इस केस में वो कैपिटल एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे बन रही है। और यही चीज़ हमें टेबल में भी दे रखी है कि जो भी इमेज बन रही है वो कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो इमेज बनी है बहुत ही छोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाईली डायमनिश्ड यानी बहुत चमकीली और पॉइंट साइज बन रही है। इसी तरीके से नेचर इसका कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्योंकि ये मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। और हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो बैक साइड ऑफ द मिरर बनती है और वो वर्चुअल होती है यानी आभासी इमेज होती है जो एक्चुअल में दिखाई नहीं देती। अब हम टेबल के नेक्स्ट पॉइंट से समझते हैं कि रे डायग्राम हम कॉन्वेक्स मिरर पे कैसे बना सकते हैं। अब आपको टेबल में दिख रहा होगा कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो है बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा वो कुछ इस जगह रखा होगा। इन्फिनिटी तो कहीं इस जगह हो गया यानी कि काफ़ी दूर हो गया, और जो पोल है वो आपको दिख ही रहा होगा कि वो मिरर पे होता है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दिख रही होगी कि वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इससे एक रे निकली जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये रे वापस चली जाएगी यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये डाइवर्स हो जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो ये कुछ इस तरह से फैल जाएगी। ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट से एक रे और निकली है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड जाती हुई दिखाई दे रही है। और आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड जो भी रे जाती है वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है। अब इन दोनों रेस को, जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं, उन दोनों रेस को हम बैक साइड ऑफ द मिरर बढ़ाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने मिरर कौन सा यूज़ किया है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया है। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो बैक साइड ऑफ दी मिरर बनती है। तो डॉटेड लाइन से दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को हमने देखिए यहाँ पे बढ़ाया है, और जिस पॉइंट पे इन दोनों रेज ने एक दूसरे को कट किया है उस पॉइंट पे ही हमारी इमेज बनेगी। और ये इमेज कैसी होगी, ये इमेज होगी डायमनिश्ड यानी चमकीली, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका नेचर होगा, क्योंकि इमेज आपको पता है वर्चुअल बनती है कॉन्वेक्स के केस में, आभासी बनती है, और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट था वैसे ही इमेज यहाँ पर बन रही है। लेकिन जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स because it always form erect, virtual and smaller image of object and it have wider view of field. कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज़ करते हैं मेनली रेयर व्यू के लिए करते हैं। रेयर व्यू का मतलब होता है कि पीछे से आने वाले जो भी व्हीकल हैं उनकी इमेज देखने के लिए। तो आपने नोटिस किया होगा जो व्हीकल्स होते हैं तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पीछे से आने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर इमेज मिल पाए। इरेक्ट का मतलब आपको पता ही है कि सीधी इमेज मिल पाए, वर्चुअल का मतलब आभासी इमेज मिल पाए, और स्मॉलर साइज़ की इमेज मिले।
और उसके अलावा एक प्रॉपर्टी और भी है कॉन्वेक्स मिरर की कि ये वाइडर व्यू देता है, यानी कि पीछे का लार्ज एरिया ये कवर कर पाता है। अब वाइडर व्यू को हम इस तरह से समझ सकते हैं, आपको पता है कि कोई भी कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, जब इसके ऊपर लाइट रे फॉल करती है तो टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्स हो जाता है, यानी कि इसकी जो रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद फैल जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। कॉन्वेक्स मिरर से जो ड्राइवर है वो अपनी सीट पे बैठा हुआ पीछे से आने वाले व्हीकल्स को इजीली देख पाता है। कॉन्वेक्स मिरर का सेकेंड यूज़ भी हम देख लेते हैं। लार्ज ऑफिस बिल्डिंग्स, मेट्रो, स्टोर्स, हॉस्पिटल्स and many other buildings have convex mirror as security mirror in the corner because they allow to see a wider view than flat or concave mirror। अब जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका यूज़ बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो ऑफिसेज होते हैं, इवन जो मेट्रो स्टेशन, मेट्रो में तो ट्रैवल सबने ही किया होगा, तो जो मेट्रो स्टेशंस होते हैं आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे कॉर्नर में एक इस तरह का मिरर लगा होता है, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा होगा। अब इस मिरर में आप पूरे प्लेटफॉर्म की इमेज आराम से देख सकते हैं। तो जो ड्राइवर होता है, जो मेट्रो को ड्राइव कर रहा होता है, वो इस मिरर की हेल्प से प्लेटफॉर्म का जो एरिया है पूरा एरिया इजीली देख पाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि प्लेटफॉर्म पे कितनी गैदरिंग है, कोई मिसहैपनिंग तो नहीं हो रही है। तो उसको एक ओवरव्यू पता चल जाता है, यानी कि एक आइडिया हो जाता है और वो किसी भी मिसहैपनिंग को इजीली रोक पाता है। सो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ सिक्योरिटी मिरर की तरह भी किया जाता है काफ़ी सारी जगह। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, जैसे अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि ये वाइडर व्यू देता है दैन फ्लैट और कॉनकेव मिरर। अगर हम फ्लैट मिरर की बात करें तो फ्लैट मिरर कुछ इस तरह का होता है, यानी प्लेन मिरर। तो यहाँ पे जितनी भी लाइट रेज हैं अगर वो फॉल होती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वाइडर इमेज नहीं बनाएंगी, यानी कि सीधी ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, जिस वजह से जो प्लेन मिरर है उस पर बहुत सारी छोटी छोटी इमेजेस नहीं बन पाएंगी, यानी कि एक सिंगल इमेज बनेगी जो भी पर्सन सामने खड़ा है, जो भी ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। ऐसे ही अगर हम कॉनकेव मिरर की वर्किंग की बात करें तो जितनी भी लाइट रेज है रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पे कलेक्ट हो जाती हैं या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड से वापस चली जाती हैं। तो इस केस में जो भी इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है, यानी कि जो कॉनकेव मिरर है उसके केस में जो भी हमें इमेजेस मिलेंगी वो लार्ज इमेज होगी और एक ही फोकस पे होगी, तो जिसकी वजह से वाइडर एरिया कवर नहीं हो पाएगा। सो इसी वजह से सिक्योरिटी पर्पस के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। अब हम चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इस साइन कन्वेंशन का यूज़ न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा होता है। इस साइन कन्वेंशन की हेल्प से आप ये समझ पाएंगे कि कौन सी वैल्यूज़ को हमें न्यूमेरिकल्स में पॉजिटिव कंसीडर करना है और कौन सी वैल्यूज़ को नेगेटिव कंसीडर करना है। ऐसे ही जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट या फिर इमेज की, उसको हमें कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव कंसीडर करना है। तो इस कार्टेशियन प्लेन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, आपको जो कार्टेशियन प्लेन है इस पर एक्स एक्स डैश एक लाइन दिख रही होगी, ये वाली। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब बीच में आपको एक मिरर दिख रहा होगा। ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉनकेव भी हो सकता है। मिरर के सेंटर में आपको एक पॉइंट P दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर, और ये जो पोल होता है ये ऑरिजिन की तरह वर्क करता है। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, और ये जो P पॉइंट है ये क्या हो गया, हमारा ऑरिजिन। अब हम साइन कन्वेंशन के कुछ रूल समझ लेते हैं। सो फर्स्ट रूल क्या है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, A B, तो ऑब्जेक्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा। जितनी भी लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से निकलेंगी उनकी जो डायरेक्शन है मिरर की साइड होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से हमेशा जो लाइट रेज निकलेंगी वो लेफ्ट साइड से ही मिरर की साइड जाएंगी, और इन रेज को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज। अब देखिए सेकेंड रूल हम समझ लेते हैं कि जो भी डिस्टेंसेस हम मीज़र करेंगे वो हमेशा पोल से मीज़र करते हैं। सपोज ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है इससे हमें डिस्टेंस मीज़र करनी है इस मिरर की, तो हम बी पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, यानी कि जो भी डिस्टेंस हम मीज़र करेंगे उसको हमेशा पोल तक मीज़र करेंगे। तो ये था हमारा सेकेंड रूल।
अब देखिए थर्ड रूल क्या कहता है कि जो भी डिस्टेंसेस हम कंसीडर करेंगे मिरर के लेफ्ट साइड में वो हमेशा नेगेटिव होंगी, और जो भी डिस्टेंसेस हम राइट साइड में कंसीडर करेंगे या फिर मेजर करेंगे उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। इसको आप नंबर लाइन की हेल्प से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैथ्स में आप ड्रॉ करते थे तो नंबर लाइन के बीच में क्या होता था, जीरो, जिसको हम ऑरिजिन मानते थे, और नंबर लाइन के राइट साइड में जो भी वैल्यूज आती थी उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते थे, और लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज आती थी उनको नेगेटिव कंसीडर करते थे। सेम यहाँ कार्टेशियन प्लेन में भी हम कंसीडर करेंगे कि राइट साइड वाली वैल्यूज को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगी ऊपर की साइड, यानी ऑब्जेक्ट आपको ऊपर की साइड रखा हुआ दिख रहा है, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं इनको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सपोज हमें ऑब्जेक्ट ए बी की हाइट निकालनी है और वो हाइट क्या है, h है, तो h क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड रखा होगा। इसी तरीके से जो भी इमेज बनेगी वो अगर नीचे की साइड बन रही है यानी कि परपेंडिकुलर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। यानी यहाँ पे जो इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड बन रही है, तो ये हमेशा नेगेटिव ही होगी। अगर इमेज ऊपर की साइड राइट साइड में बन रही होती तो उस केस में हम इमेज की हाइट को भी पॉजिटिव कंसीडर करते। अब देखिए लास्ट रूल क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उससे मिरर यानी पोल तक की जो डिस्टेंस है इसको हम u से, स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इमेज होती है उससे पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इमेज अगर राइट साइड में बनेगी तो पोल से इमेज की डिस्टेंस को हम v ही कंसीडर करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है या फिर राइट साइड में बन रही है। अगर इमेज राइट साइड में बन रही है तो हम v को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है तो v को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट है उसकी मिरर से डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल u, और क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा रहता है तो इसकी जो डिस्टेंस यानी u है, u को हमेशा ही हम नेगेटिव लेते हैं। यानी कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें और वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस कंसीडर करनी है तो u को हमेशा नेगेटिव ही लेंगे, क्योंकि हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड होता है कार्टेशियन प्लेन में। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इन रूल्स का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/स्मॉल f। अब ये जो स्मॉल f है ये क्या होता है, आपको पता होगा फोकल लेंथ ही स्मॉल f होती है, और फोकल लेंथ क्या होती है, मिरर के पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है। अब जैसे कि ये हमारा मिरर है और इसका पोल कहीं यहाँ पर लाई करेगा, और जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो सपोज यहाँ पर लाई कर रहा है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, जो प्रिंसिपल फोकस और ये जो पोल है मिरर का इनके बीच की डिस्टेंस। इसी तरीके से u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से, मिरर के पोल से। सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो इस ऑब्जेक्ट की जो भी डिस्टेंस होगी मिरर के पोल तक यही स्मॉल u होती है। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा होता है, तो हमेशा u को हम नेगेटिव ही कंसीडर करते हैं, यानी जो भी इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी उसके आगे आपको माइनस साइन खुद से यूज़ करना है। अब देखिए v समझ लेते हैं कि v क्या होता है। v होती है इमेज डिस्टेंस, यानी जो भी इमेज बनती है उसकी मिरर के पोल तक की डिस्टेंस स्मॉल v कहलाती है। सपोज मिरर की जो इमेज बनी है वो राइट हैंड साइड में कुछ इस जगह बनी है, तो ये जो पोल है आपका और ये जो इमेज बनी है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ही v होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि जो इमेज है वो राइट साइड बनी है या फिर लेफ्ट साइड बनी है। अगर राइट साइड बनी है तो हम v की वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर लेफ्ट साइड बनी होती तो ये वैल्यू को हम नेगेटिव कंसीडर करते। अब हम समझते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का। The extent to which an image is enlarged or diminished is called magnification. मैग्निफिकेशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इमेज या तो इनलार्ज दिखाई देती है या फिर डायमिनिश दिखाई देती है।
और मैग्निफिकेशन रेशो भी होता है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। अब मैग्निफिकेशन को इस पिक्चर की हेल्प से हम समझ लेते हैं। अब जैसे कि सपोज आप कभी सर्कस में जाते होंगे, तो सर्कस में एक मैजिक रूम होता है, वहाँ पे अलग अलग शेप के मिरर्स होते हैं बहुत सारे। तो अगर आप उस मिरर के सामने खड़े होते हैं तो किसी मिरर में आपको आपकी इमेज कुछ फैटी दिखाई देती है, कोई मिरर वहाँ पे ऐसा होता है जिसमें आपको खुद की ही इमेज टॉलर दिखाई देती है। तो इसी प्रॉपर्टी को, जिसमें मिरर आपकी जो इमेजेस है उसको चेंज करके दिखाता है, इसको ही हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। सो जैसा कि हमने देखा कि मैग्निफिकेशन जो होता है ये रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। अगर इमेज की हाइट को हम h डैश मान लें और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h मान लें, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन h। और मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मैग्निफिकेशन का एक और भी फॉर्मूला होता है, ये होता है -v अपॉन u। v यानी कि इमेज की डिस्टेंस और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो इन दोनों के रेशियो को भी हम मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक नेगेटिव साइन दिख रहा होगा, तो देखिए नेगेटिव साइन हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होता है, और हमने अभी कार्टेशियन प्लेन में जो रूल पढ़े थे उससे समझा था कि u की वैल्यू हमेशा इस केस में नेगेटिव ही कंसीडर की जाती है। तो हमारा जो रेशियो बना मैग्निफिकेशन का वो हो गया m इज इक्वल टू -v अपॉन u, और इसको हम h डैश अपॉन h भी लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन के इन दोनों ही फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो लाइट चैप्टर का पार्ट ए यहीं पर फिनिश होता है। इस पार्ट में हमने मिरर के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के पार्ट बी में मिलेंगे और वहाँ पर हम लेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।